हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। कार्यों के वितरण, ये हमारा पिछला भाग था। इस पिछले भाग में हमने अपनी बात को थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था। आज इस भाग में उसी बात को पूरा करेंगे तथा न्यू डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिवाइडेशन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन या कार्य को बांटना। हालांकि हमने कार्यों के वितरण वाले भाग में कार्यों के वितरण के संबंध में डिवाइडेशन शब्द को भी डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के साथ इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है यह इस्तेमाल हमने गलत किया है। मुझे कार्यों के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए था। खैर, इस भाग में स्पष्ट कर रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं हमें करना चाहिए था डिवाइडेशन शब्द का इस्तेमाल। वर्क को डिवाइड करके उसे करवाना यह एक आम धारणा है। वर्क को या तो कंप्लीट इकाइयों में डिवाइड कर लें, वर्क को या तो कंप्लीट इकाइयों में डिवाइड कर लें या तो अनकम्प्लीट इकाइयों में डिवाइड कर दो, या तो हम ये समझें कि बड़े से बड़ा वर्क बहुत सारे कंप्लीट वर्कों का समूह होता है, या बड़े से बड़ा वर्क अनकम्प्लीट या विभाजित वर्किंग इकाइयों का समूह होता है। या तो हम स्वतंत्र वर्किंग इकाइयों का निर्माण करें या फिर किसी कार्य को अधूरी वर्किंग इकाइयों में डिवाइड कर दें, तब हम कार्य करवाएं या पूरा करवाएं। थोड़ा सा यहाँ पर हम दो मेथड लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम दो मेथड लेकर चलते हैं। नंबर 1, किसी बड़े कार्य को स्वतंत्र कंप्लीट इकाइयों में डिवाइड करना और उसे पूरा करना या करवाना। नंबर 2, किसी बड़े कार्य को अनकम्प्लीट अधूरी इकाइयों में डिवाइड करना और उसे कंप्लीट करना या करवाना। तथा नंबर 1, किसी भी कार्य को कंप्लीट इकाइयों में डिवाइड करना तथा उसे पूरा करना। अर्थात यहाँ पर हम मानते हैं कि कार्य के 3 लेवल को, नंबर 1 बड़े कार्य, नंबर 2 कार्य एवरेज वाले, नंबर 3 छोटे या सूक्ष्म कार्य, जिसे हम कंप्लीट व अनकम्प्लीट इकाइयों में डिवाइड करके पूरा करते हैं या करवाते हैं। परंतु हमारा मुख्य फोकस बड़े कार्य हैं, क्योंकि छोटे या एवरेज कार्य या वर्क तो कोई भी कर सकता है। अतः अगला मेथड बताते हैं। पहले बताया गया कि बड़े कार्य को कंप्लीट कैसे करें, डिवाइड मेथड के द्वारा। अब कार्य को बड़ा कैसे करें, ऐड मेथड के द्वारा। अर्थात स्मॉल को जोड़ते जाओ, बिग और बिग बनता चला जाएगा। अर्थात स्मॉल को जोड़ते जाओ, बड़ा और बड़ा बनता चला जाएगा। अर्थात ऐसे छोटे छोटे कार्य करते जाओ जिससे बड़ा कार्य और बड़ा होता जाए। या तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें लगातार कुछ ऐसा जोड़ते जाएं कि वह बड़े से बहुत बड़ा बनता चला जाए, या जो कार्य हम करना चाहते हैं उसमें निरंतर कुछ न कुछ जोड़ते जाएं जिससे वह कार्य और बड़ा निरंतर बढ़ता चला जाए। इसी प्रकार से किसी भी छोटे कार्य से बड़े कार्यों का निर्माण हो सकता है, या बड़े कार्यों को छोटे रूप में डिवाइड करके उन्हें पूरा किया या करवाया जा सकता है, या तो डेवलपमेंट के लिए या फिर कामयाब होने के लिए। या तो छोटे कार्यों को जोड़ते हुए निरंतर उनसे बड़ा कार्य बना दो, या फिर बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड करके उसे कंप्लीट कर डालो। अलग अलग छंद काव्य या खंड काव्य या महाकाव्य नहीं बन सकते हैं, परंतु यदि एक पुस्तक के रूप में इकट्ठा कर दिए जाएं तो वह काव्यांजलि बन जाता है। यदि समान भाव विचार कल्पना के रूप में
मिलाते जाएं या मिल जाएं तो पहले खंड काव्य फिर महाकाव्य का रूप ले लेते हैं। उसी प्रकार से कोई एक स्मॉल वर्क आपको आपकी बिजनेस, फर्म, कंपनी या प्रोजेक्ट को कामयाब नहीं बना सकता, परंतु लगातार ही स्मॉल वर्क आपको आपकी कंपनी, फर्म, दुकान को एक दिन कामयाब करके ही मानते हैं। परंतु कोई भी बड़ा कार्य आप एक बार में नहीं कर सकते, न करवा सकते हैं। ध्यान दें, लगातार बरसने वाली पानी की बूंदें भी बाढ़ ला सकती हैं, या एक एक कदम चलकर आप सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। इसलिए इसे हम अंत में पावर ऑफ डिवाइडेशन कहते हैं। एक पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक पावर ऑफ ये डिवाइडेशन हुई, दूसरा एक पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अतः बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कामयाब करने के लिए कार्य के संबंध में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व पावर ऑफ डिवाइडेशन का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बड़े या बड़े से बड़े कार्य को करने या हल करने के लिए या कई या बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीसरी पावर होती है पावर ऑफ एडिटेशन, जोड़ने की शक्ति। कार्यों को एक दूसरे से जोड़ने या जोड़ते रहने की शक्ति। इससे आप छोटे छोटे कार्यों को आपस में जोड़कर बड़े कार्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों प्रकार की पावर से जिसे आप अपने वर्क में ऐड करके अपने फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। यहाँ पर कार्य हेल्पर है या माध्यम है बिजनेस को, फर्म को, दुकान या कंपनी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वहाँ पर कार्य का प्रयोग हम उस संदर्भ में कर रहे हैं। हमने पिछले भाग में स्पष्ट किया कि हम बिजनेस को कामयाब करने के लिए साधनों व संसाधनों का प्रयोग आना चाहिए, कि हमें बिजनेस को कामयाब करने के लिए साधनों व संसाधनों का प्रयोग आना चाहिए। अर्थात हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य क्या है। बिजनेस को कामयाब करने के लिए बिजनेस में साधनों व संसाधनों का प्रयोग व चयन व बिजनेस की कामयाबी के लिए साधनों का चयन व उनका प्रयोग हमें आना चाहिए। यह हमारा कार्य है, परंतु यह न केवल सामान्य व परंपरागत रूप में आना चाहिए बल्कि आधुनिक व स्मार्ट रूप में भी आना चाहिए। लेकिन जब साधन व संसाधन बढ़ जाते हैं बिजनेस में या बाहर, तो हमें इन साधनों व संसाधनों का वितरण करना पड़ता है। परिणाम हमें कार्य का वितरण भी करना पड़ता है। कारण हम सारे कार्यों को स्वयं नहीं कर सकते हैं, परंतु जब वितरक के पास भी साधन या संसाधन ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वह उनका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो वह इन साधनों व संसाधनों को कभी कभी वितरित करता है, कभी डिवाइड करता है। इस प्रकार से कार्य का डिवाइडेशन होता है। अब यहाँ पर साधन व संसाधन छोटे पार्टों में विभाजित हो गए हैं, तो कार्य भी छोटे कार्यों में डिवाइड हो गए हैं, विभाजित हो गए हैं, परंतु न अलग हैं न स्वतंत्र हैं, बल्कि संयुक्त रूप में अपने अपने कार्य व साधन तथा संसाधन का प्रयोग करते हुए परिणाम या निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यह विस्तार होने के साथ साथ आगे भी कई पीढ़ियों में चल सकता है, शाखाओं में चल सकता है। जैसे एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं या कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से कार्य नंबर 1 मेन वर्क, नंबर 2 हेल्पिंग या पार्ट वर्क, नंबर 3 पूरक वर्क, स्वतंत्र परंतु आवश्यक वर्क, नंबर 4 पूर्णतः मौलिक व स्वतंत्र वर्क। यहाँ पर बिना साधन व संसाधन के वर्क नहीं मानता हूँ। यहाँ पर मैं बिना साधन व संसाधन के वर्क नहीं मानता हूँ, बिना वर्क के साधन व संसाधन नहीं मानता हूँ। इस प्रकार से वर्क और साधन तथा संसाधन को अविभाज्य मानता हूँ। आपस में इनका अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है और यह विजातीय संयोग है। अतः जब हम कार्य का प्रयोग करते हैं
तो उसमें साधन व संसाधन तथा शुरुआत, डेवलपमेंट व परिणाम भी ऐड होता है। उसी प्रकार से जब हम साधन व संसाधन का प्रयोग करते हैं तो इसमें कार्य, शुरुआत, विकास व डेवलपमेंट ऐड होता है। कैसे? यदि किसी परिणाम को ज्ञात करने के लिए दो व्यक्ति आपस में बहस, बातचीत, चर्चा आदि कर रहे हैं तो इसमें विचार, तर्क, विवेक, मानव पाठ साधन व संसाधन है। कार्य, बहस, बातचीत, तर्क आदि परिणाम जो पाना चाहते हैं या जो प्राप्त होगा। परंतु यदि वह सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो मैं इसे कार्य नहीं मानता हूँ, न यहाँ पर किसी को साधन व संसाधन मानता हूँ। हमारे अनुसार हम उसे कार्य या संसाधन की पूर्ण या एक इकाई मानने का प्रयास करता हूँ। अर्थात साधन व संसाधन किसी भी पदार्थ का मौलिक भौतिक पक्ष होता है। अर्थात अब बिजनेस की नई डेफिनेशन को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अर्थात साधन व संसाधन किसी भी पदार्थ का भौतिक पक्ष होता है, फिक्स, स्थिर व निर्जीव पक्ष होता है, परंतु कार्य उसका जीवित, एक्टिव व इफेक्टिव, क्रिएटिव पक्ष होता है। इसलिए अब इसे कॉमर्शियल यूनिट के रूप में परिभाषित या डिफाइंड करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस बहुत सारी या एक से अधिक कॉमर्शियल इकाइयों का समूह होता है जो एक या एक से अधिक इकाइयों, पार्टों व उप पार्टों का समूह होता है। अब यह यूनिट बिजनेस का अध्ययन करने में हमारी मदद करेगा। संक्षेप में हम इसे CU कहेंगे। बड़े बिजनेस में CU की कई पीढ़ियां या लेवल या स्तर होते हैं। छोटे बिजनेस में कॉमर्शियल यूनिट की इकाइयां कम होती हैं या कम हो सकती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस एक या अधिक प्रकार की कॉमर्शियल यूनिट CU का समूह, छोटा या बड़ा समूह होता है। इस प्रकार से हम अपनी इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।